नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IAS अकेडमी में। और हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा जो आपके लिए विज़न IAS की जो PT 365 की पॉलिटी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की गई है, तो उसी सीरीज़ में आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपके टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे कि पहला था आपका संविधान से जुड़े हुए मुद्दे, सेकेंड आपका था संसद, राज, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने देख लिए हैं। आज जो तीसरा आपका टॉपिक है केंद्र राज्य संबंधों का, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए छोटा सा टॉपिक है, 2-3 पॉइंट इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे। बाकी आपके 4-5 ही आपके जो भी पॉइंट दिए हुए हैं, 8 आपके टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जो कि मैं आपके 8 वीडियो के अंदर कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो 2 चैप्टर जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग अपने तीसरे चैप्टर के हम लोग तीसरे जो है सेक्शन पे जाएंगे, जो हमारा है केंद्र राज्य संबंधों, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है। चलिए हम आज का अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुंचते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तो हम लोग जो है केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा आज करेंगे। वही पढ़ाने का तरीका मेरा वही होगा कि जो आपके करेंट अफेयर में जो चेंजेस हुए मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ना कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो मैं आपका यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको आपको कवर करवा देता हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे मेरा जो फोकस होता है वो आपका मेनली करेंट अफेयर पे ही होता है। बाकी स्टैटिक का पोर्शन तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, तो वहाँ पर बार बार अभी मैं फिर से यहाँ पर स्टैटिक आपको करवाऊँगा, तो फिर वो चीज़ें वीडियो भी लेंथ भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उसमें ज़्यादा उतना आपका वेटेज निकलेगा नहीं। आपको सिर्फ जो है आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो चेंजेस पे होना चाहिए कि करंट अफेयर में क्या क्या चेंजेस हुए, तो वो मैं आपका सब कवर करवा ही दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला हमारा है केंद्र राज्य संबंधों में हम सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 7वीं सूची में सुधार से रिलेटेड है। तो सुधार की बात यहाँ पर चल रही है, तो सुर्खियों में क्यों है इसकी चर्चा पहले हम लोग करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो अभी हुआ क्या है कि हाल ही में कई विशेषज्ञों ने जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया है। तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इस पर जो है समर्थन किया है कई विशेषज्ञों ने। तो बस यहाँ पे यही हुआ है, कोई मेजर डेवलपमेंट तो अभी हुई नहीं है। जो मैं अगर आगे होगी तो हम लोग आगे के वीडियो में आपको करंट अफेयर में बता देंगे। फिलहाल तो अभी कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई है, बस जो है समर्थन किया है। 7वीं अनुसूची के बारे में अगर आप थोड़ा सा देखें तो संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य सरकारों के मत, शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को विभाजन से संबंधित है। तो इसमें जो है शक्तियां जो दी होती हैं, विभाजन किस तरीके से होगा, तो ये बात हम लोगों को बताती है 7वीं अनुसूची की। तो यहाँ पे चलिए ये डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सूची लिस्ट प्रणाली को बनाए रखने का पीछे तर्क क्या है, इस सूची को बनाए रखने के पीछे में तर्क क्या क्या दिए जाते हैं। तो पहला तर्क है कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु, प्रांतीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करने हेतु और संतुलन आर्थिक विकास हेतु। और अगला जो हमारा है आधार, उत्तरदायी गवर्नेंस जो है बनाए रखने हेतु, जो है इन आधारों पर इसको बनाए रखने के पीछे तर्क दिए जाते हैं। यहाँ पे ये 3 पॉइंट हैं, ये तो आप स्टैटिक में पढ़ते ही रहते हैं। संघ सूची में किस में कितने विषय हैं, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होता है। यहाँ पे कि अनुच्छेद 248 जो है संसद को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास में होती हैं, संसद के पास में होती हैं। किस आर्टिकल के तहत, 248 के तहत। यहाँ पे बस एक चीज़ ये है कि शायद आप लोग पढ़ने में अगर स्किप करते हैं, वैसे करते तो नहीं होंगे, बुक में आपके दिए ही होता है। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है संविधान के, देखिए 7वीं अनुसूची में जो है संशोधन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो इसमें संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन किया जा सकता है। तो किस तरीके से होगा, संविधान संशोधन जो 368 के तहत होता है, भाग 20 में हमारा दिया हुआ है, तो उस प्रक्रिया के तहत इस सूची में जो है संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए क्या होता है कि संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और साथ ही साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक होती है। तो ये हमारा विशेष बहुमत इस तरीके का जो होता है वो यहाँ पर लागू होता है। और यहाँ पे यही है कि ये बहुमत किसके किसके लिए चाहिए होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी विधि के लिए, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, जो है संसद में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं उसकी प्रतिक्रिया के लिए। तो इन सब के लिए ये जो है विशेष बहुमत आवश्यक होता है। बस यहाँ पे बस इतना ही हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सतलज यमुना लिंक नहर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है।
यहाँ पे इसलिए चर्चा में है कि हरियाणा और पंजाब जो है स्टेट हमारे हैं, वो रावी तथा ब्यास नदियों के जल बंटवारे पर किसी समझौते पर पहुँचने में क्या हो गए, विफल हो गए। तो इनके मध्य में जो है कोई समझौता नहीं हुआ, विफल हो गए, अभी कोई हस्ताक्षर इस पर किसी समझौते पर ये नहीं पहुँचे हैं। तो यहाँ पे बस यही आपको इन्फॉर्मेशन जाननी थी। थोड़ा सा सतलज यमुना लिंक नहर के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये सतलज यमुना नदियों को जोड़ने वाली एक 214 किलोमीटर प्रस्तावित नहर है, जो कि अभी बनी नहीं हुई है, इस पर कोई अभी डेवलपमेंट हुई नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और कुछ तो यहाँ पे है नहीं। अंतर्राज्यीय जल ये जो है आपका आ जाता है यहाँ पे। तो जो नदियों का जो इस तरीके का जो विवाद होता है वो आपके कहाँ जाता है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे, इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं। तो प्रावधानों की बात करें, 7वीं अनुसूची में जो राज्य की सूची आपकी दी है, इसमें जो क्रम संख्या आपका 17 है, उसमें लिखा है जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, ड्रेनेज आदि ये विषय उसमें दिए हैं। संघ सूची की बात करें तो इसमें क्रमांक संख्या 56 में अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों का विनियमन विकास, ये जो है मुद्दे यहाँ पर दिए हुए हैं। अनुच्छेद 262 किसकी बात करता है, तो अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का नया निर्णय किसके तहत होगा, अनुच्छेद 262 के तहत होगा। अगला है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम एक जो संसद के द्वारा लाया गया था 1956 में। तो ये क्या करता है, तो यह केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी विवाद के न्याय निर्णय के लिए अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है। तो इसके द्वारा जो है संसद अधिकरण गठित करेगी इन निर्णयों का, इन विवादों का निर्णय करने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोगों के काम की चीज़ें बस इतनी ही थी। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो अन्य महत्वपूर्ण जो सुर्खियाँ हैं उनकी भी हम लोग देख लेंगे चर्चा, और छोटे छोटे से पॉइंट हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों का काम का दिया हुआ है, तो इनको भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले है कि संविधान की 9वीं अनुसूची ये चर्चा में क्यों है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अभी हाल ही में हुआ क्या है, प्रोग्रेस की झारखंड विधानसभा ने क्या किया है कि रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षण को बढ़ाकर 77% संबंधी एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। हालांकि अब कितना इन्होंने मंजूरी दी है, 77%। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि यह विधेयक तब लागू होगा जब केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगी। तो इन लोगों का जो कहना है कि ये तब लागू होगा जब इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा। 9वीं अनुसूची में क्यों इसको शामिल करवाएंगे, क्योंकि 9वीं अनुसूची को देखिए, यहाँ पे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा में जोड़ा गया था, और यहाँ पे क्या है, इसको न्यायिक समीक्षा के बाहर रखा गया था, तब रखा गया था। लेकिन अभी हालांकि अगर प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो IR कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य का जो केस था उसमें कहा गया था कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए कानून को जो है मूल ढांचे की अवधारणा के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। तो ये जो है वर्डिक्ट तो आ चुका है। तो अब बेसिकली देखते हैं इस पर क्या होगा। अभी निर्णय जब इसको संसद आगे डेवलपमेंट इसमें कुछ होगी तो देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी आप इतना याद रख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के द्वारा इसको 77% बढ़ाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है। बस अगला जो हमारा है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल, जो अफस्पा की बात यहाँ पर है। अफस्पा क्या हुआ है अभी हाल ही में यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है वो है कि गृह मंत्रालय ने असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों से जो है अफस्पा को हटा दिया। कुछ हिस्सों से हटा दिया, बाकी कुछ हिस्सों में अभी भी लागू है। तो किन किन में लागू है, चलिए यहाँ पे एक बात मैं आपको दोबारा, टोटल अभी हमारे 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो 3 तो हम लोग ये पढ़ लिए, और बाकी आपका अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी अफस्पा लागू है। तो टोटल हमारे अभी 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है अफस्पा लागू है। तो यह कानून देखिए होता क्या है कि इसको जो है इसके तहत आसान क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। सिविल प्रशासन की सहायता के लिए यहाँ पे सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। तो अफस्पा के अंतर्गत क्या होता है कि सशस्त्र बलों का भी जो है यहाँ पे योगदान लिया जाता है। तो बस इतनी ही हमारे यहाँ पे काम की चीज़ थी। अगला है अंतर्राज्य परिषद, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे क्यों चर्चा में रही। तो चर्चा में रही कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है एक अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन किया है। तो इस वजह से ये चर्चा में आ गई। बाकी कोई इसमें मेजर चेंजेस तो नहीं हुए। आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है तो वो आपका आर्टिकल 263 तो सभी को मालूम ही होगा। और बात करेंगे कि जो 1990 में जो है सरकारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार ISC का गठन किया गया था। तो किसकी सिफारिश पे, सरकारी आयोग की सिफारिश पर, कब, 1990 में। ये हमारे काम की चीज़ थी। और थोड़ा सा इसमें आपका डायग्राम, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि स्टैटिक का पोर्शन है, कभी कभी छूट जाती हैं चीज़ें, तो मैं आपको यहाँ पे कवर करवा देता हूँ।
तो बात कर लें गठन की इसकी बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति जो है गृह मंत्रालय के अधीन ऐसे परिषद की स्थापना कर सकता है। तो गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ना कि संसद करती है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न बस ये हो जाती है, ऑप्शन में आपके संसद और राष्ट्रपति जब दिया होगा तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि संसद को टिक करें या फिर राष्ट्रपति को। तो यहाँ हम लोगों को राष्ट्रपति को टिक करना है। संरचना की अगर इस पर हम लोग चर्चा करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, और तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री जो हैं इसके सदस्य होते हैं। यह एक गैर स्थायी संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान दिया गया। अगला देखते हैं कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री तथा विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होंगे। स्थायी इसकी जो समिति होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी, और स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री इसमें जो है सम्मिलित होते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं, तो इसके कार्य होते हैं राज्यों के बीच में विवादों की जांच करना और उन्हें सलाह देना, और उन विषयों की जांच उन पर चर्चा करना जिसमें 2 राज्यों या अथवा राज्यों के संघ जो है साझे हित में दिए हुए, तो इन पर ये चर्चा करता है। नीति और कार्रवाई के बीच बेहतर समन्वय की सिफारिश करना भी इसका एक मोटिव होता है। अगला जो हमारा जो है माइनर टॉपिक है भारत नागा युद्ध विराम समझौते। देखिए यहाँ पे 25 वर्ष हुए हैं, तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुई, इसके पास 25 वर्ष पूरे हो गए, तो इसलिए ये चर्चा में आ गया। अगला जो है हमारा अंतरण पश्चात राजस्व घाटा, ये भी बिल्कुल माइनर सा है, इसमें कोई चेंजेस तो है नहीं, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। अगला जो है हमारा स्वायत्त जिला परिषद है, ये किस लिए चर्चा में, इनको देख लेते हैं कि मेघालय ने जो है सीमा विवाद निपटाने के लिए असम के साथ समझौता किया है। मेघालय की खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद इस समझौते का विरोध कर रही है। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है जो कि हमारे काम की नहीं है। स्वायत्त जिला परिषद के बारे में अगर आप थोड़ा सा देख लें तो क्या चीज़ें होती हैं, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना 6ठी अनुसूची के तहत की जाती है या फिर की गई है। इन्हें कुछ कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई हैं। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का वर्णन है, ये तो हम लोगों को पता ही है पहले से ही। और वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 10 ADCS जो हैं अभी बनी हुई है। संरचना की बात करें तो ADs में कम से कम 30 सदस्य, इतना जो हम लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। अगला जो है महाजन आयोग। तो महाजन आयोग क्यों चर्चा में है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि 1966 में जो है केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में जो है सीमा विवाद को हल करने के लिए महाजन आयोग की स्थापना की थी। तो किस लिए की थी, सीमा विवाद को हल करने के लिए ये जो है इसका गठन हुआ था। बस यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होती। तो हमारा जो केंद्र राष्ट्र संबंध का जो टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। और अगला देखिए हमारा जो है न्यायपालिका का, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यायपालिका का, जो हमारा चैप्टर 4 है। न्यायपालिका से संबंधित जो भी मुद्दे चर्चा में रहे तो इनको भी चलिए 2-3 मुद्दे आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बाकी बचे अगले वीडियो में हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा आएगा वो है जनहित याचिका को लेकर। PIL जो है ये भी चर्चा में क्यों रही है, तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है महत्वहीन जनहित याचिकाएं, मतलब कि जो जिनका महत्व नहीं है, बिना महत्व के ही ये जो PIL दायर किए जाने पर जो है आपत्ति प्रकट की है, और न्यायालय ने लग्जरी लिटिगेशन दायर करने, यानी कि लग्जरी जो लिटिगेशन दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया है। मान लीजिए कोई महत्वहीन, अगर कोर्ट को अगर लगेगी कि ये याचिका जो है महत्वहीन है, तो उसके मामले में जो है याचिकाकर्ता जो होगा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब तो यहाँ पे ये चेंजेस हो गए हैं कि अब जुर्माना भी लगेगा, पहले जुर्माना नहीं लगता था। तो सबसे पहले तो ये चेंजेस हुए हैं। थोड़ा सा महत्व की बात कर लें यहाँ पे, जनहित याचिका और उसका महत्व। तो जनहित याचिका का तात्पर्य है कि मानवाधिकारों तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए व्यापक लोक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से है, और इसकी अवधारणा जो ली गई है वो अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से ली गई है। आर्टिकल जो है हमारे संविधान में जो है किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है, तो जनहित याचिका अनुच्छेद 39 का A पर जो है आधारित है। तो ये तो चर्चा हो गई हमारी जनहित याचिका को लेकर। और इसमें जो हमारे काम की चीज़ जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ थोड़ा सा ये वाला जो हमारा डायग्राम है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए कि PIL दायर कौन कर सकता है। स्टेटिंग में देखिए पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग चलिए यहाँ पे रिवीजन हो ही जाएगा आपका। तो भारत का कोई भी नागरिक, यह ज़रूरी नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित हो। तो
ये नहीं है कि स्वयं पीड़ित हो, कोई भी नागरिक इसको दायर कर सकता है। दूसरा है कि कोई भी संगठन, किंतु वह व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि जनता के हित में याचिका दायर कर सकता है। अगला यहाँ पे जो आधार दिया है कि यदि कोई मामला अत्यधिक लोक महत्व का है तो न्यायालय उस मामले के संबंध में स्वतः संज्ञान ले सकता है। साथ ही न्यायालय ऐसे मामलों के लिए वकील भी नियुक्त कर सकता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन इसको दायर कर सकता है। तो ये हम लोगों के इन्फॉर्मेशन जो काम की थी वो इतनी ही थी। दूसरा हमारा जो टॉपिक है जुडिशरी में वो है आपका ट्रिब्यूनल्स यानी कि अधिकरण। तो सुर्खियों में क्यों है, सबसे पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो सुर्खियों में इसलिए क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको हम एनजीटी बोलते हैं, तो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के मामले में हाई कोर्ट के अधीनस्थ है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एनजीटी जो अधिकरण है इसका आप लेवल देखेंगे तो ये आपको जो है हाई कोर्ट के अधीनस्थ यानी कि हाई कोर्ट के नीचे काम करेगा। तो यह निर्णय जो है विशाखापत्तनम में जो है ऋषिकोंडा पहाड़ियों का निर्माण कार्य रोकने वाले एनजीटी के एक निर्णय के संबंध में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस, यहाँ पे जो आपसे स्टेटमेंट मतलब कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट आपसे ये दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है वो हाई कोर्ट के जो है समानांतर है या फिर उसके अधीनस्थ है। इस तरीके का आपसे स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये जो चेंजेस हुआ है ये आप लोग याद रखिएगा। और थोड़ा सा ये डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कि एनजीटी निम्नलिखित 7 कानूनों के तहत दीवानी मामलों में सुनवाई कर सकता है। किस में कर सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये जल अधिनियम 1974 के तहत प्रदूषण निवारण नियंत्रण के लिए, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण तथा उपकर अधिनियम 1977 के अंतर्गत, वन संरक्षण जो अधिनियम है 1980 इसके लिए सुनवाई कर सकता है, वायु अधिनियम 1981 जो आया था इसके तहत जो है सुनवाई कर सकता है प्रदूषण के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 इसके अंतर्गत सुनवाई कर सकता है, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत ये सुनवाई कर सकता है, जैव विविधता अधिनियम जो 2002 है इसके अंतर्गत कोई मामला है तो इसकी भी सुनवाई कौन कर सकता है, एनजीटी कर सकता है। थोड़ा सा इसके मामले में और तथ्य लेते हैं। तो किसी मामले में परस्पर विरोधी निर्णय की स्थिति में न्यायालयों के निर्णय सांविधिक अधिकरण के निर्णय पर प्रभावी होंगे। तो यहाँ पे ये बात लिख दी गई है कि न्यायालय के जो निर्णय होंगे वो ज़्यादा ही प्रभावी होंगे किसकी तुलना में, अधिकरण की तुलना में। तो ये हमारे काम की इन्फॉर्मेशन थी। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं विशेषताएँ, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि न्यायालय और एनजीटी में यानी अधिकरण ट्रिब्यूनल्स में और न्यायालय में क्या क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो गठन की बात करें तो संसद के अधिनियम के द्वारा इसका गठन होता है किसका, अधिकरण का। अनुच्छेद 323A और 323B जो है इसमें प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसका गठन हुआ है। जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा इसका गठन हुआ था। हाई कोर्ट का गठन केवल भारतीय संविधान के द्वारा ही किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है कि विशिष्ट मामलों पर विवादों और शिकायतों को हल करना, और इसका जो हाई कोर्ट का उद्देश्य होता है वो होता है कि अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था की व्याख्या करना और उन्हें बनाए रखना, सिविल व आपराधिक मामलों पर निर्णय देना इसका काम होता है। तो ये चीज़ें हमारे जो है मतलब की थी, बाकी जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं। भारत में देखिए किस किस के लिए जो अधिकरण बनाए गए, प्रशासनिक अधिकरण आपको देखेंगे तो ये बेसिकली इन चीज़ों के लिए आपको दिए हैं, इन चीज़ों के लिए जो है बने थे। थोड़ा सा एनजीटी के बारे में अगर आप देखना चाहें तो चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्योंकि एनजीटी चर्चा में रहा है। तो इसकी स्थापना जो है सरकार के द्वारा अधिकरण अधिनियम जो 2010 आया था इसके तहत की गई थी। संरचना की अगर बात करें तो इसका अध्यक्ष जो होगा वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये एक सांविधिक निकाय है। और इसमें कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पे जो है इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। और इसके कार्य क्या हैं, पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण से संबंधित सभी सिविल मामलों पर निर्णय देना, और है कि इसके निर्णय विवाद में शामिल जो सभी पक्षकारी होंगे, जो भी शामिल होंगे पक्षकारी, उन पर बाध्यकारी होगा। तो यहाँ पे बाध्यकारी शब्द का यूज़ हुआ है तो इसको आप जो है याद रख सकते हैं। बस यहाँ पे इतनी ही इन्फॉर्मेशन हम लोगों के काम की थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कोलिजियम प्रणाली जो चर्चा में रही थी, तो इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो
क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इतना काफ़ी है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी नई जो मैगज़ीन आएगी हिंदी मीडियम की, तब तक मैं आपको पॉलिटी कवर करवा दूंगा। डेली आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो इससे आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी समस्या को सुलझाने की। अगर आपको कोई वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समझाने एक्सप्लेनेशन को लेकर, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।